बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, कुछ खबरें हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान के अवाम का जो मैंडेट चोरी करके, डाका डाल के और एक जाली निज़ाम हुकूमत कायम किया गया, जाली फॉर्म 47 जारी करके, उसके अभी जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं और एक महीना भी नहीं गुजरा कि एक महीने से पहले ही उसके अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। और ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये तमाम बड़े बड़े तगड़े तगड़े लोग जो हैं, ये लड़ाइयाँ इस तरीके से लड़ रहे हैं जैसे मोहल्लों में या देहातों में लड़ाइयाँ होती हैं मामूली मामूली बातों पे। लेकिन ये सब के सब बड़े बड़े लोग हैं, ये सब लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। और काबीना के अंदर ग्रुपिंग है, वजीर आजम ऑफिस में ग्रुपिंग है, वजीर आजम सेक्रेटरीट में ग्रुपिंग है, ब्यूरोक्रेट्स में ग्रुपिंग है और इंतहाई भोंडे तरीके से ये सब कुछ उमूर ममलकत चलाने की कोशिश की जा रही है। इससे ना सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, ना मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि 6 ऑनरेबल जजेस ने जो खत लिखा है, इस वक्त तमाम काम छोड़कर पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी जो है, इंतजामी मशीनरी सिर्फ इस काम पर लगी हुई है कि किस तरीके से इस मामले को डिस्पोज ऑफ किया जाए और इस बगावत को कुचला जाए। सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पाकिस्तान की भलाई के लिए कुछ सोच रहा है, बिल्कुल दूर दूर तक कोई नहीं है कि पाकिस्तान और कौमी मफाद और कौमी उमूर और कौमी सलामती के इश्यूज को लेकर बैठे हों और सर पकड़ कर बैठे हों और उसको हल करने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि इमरान खान साहब को, तो आगे मैं जो आपसे खबरें शेयर करने लगा हूँ वो जरूर सुनिएगा, क्योंकि इमरान खान साहब पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम, उनकी टीम पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इनको तो इनका तजर्बा नहीं था, इन्होंने मईशत तबाह कर दी, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। इनके यहाँ ये ठीक है, ये ईमानदार हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ये कॉम्पिटेंट नहीं थे। तो उनकी जगह पे उन नाअहल लोगों को और करप्ट लोगों को लाया गया, जिनके बारे में खुद 25 साल से इनके गले खुश्क हो गए हैं ये बता बता के कि ये लोग करप्ट हैं। तो बहरहाल उनको ले आया गया, उनकी मुकम्मल तौर पे उनको सपोर्ट किया गया और पिछले 2 साल से मुसलसल सपोर्ट किया जा रहा है। और 9-10 अप्रैल की दरमियानी शब से लेकर आज तक, और उसमें 3 हुकूमतें तब्दील हो चुकी हैं। पहले इम्पोर्टेड सरकार आई मरासले की सूरत में, साइफर की सूरत में, उसके बाद केयर टेकर सेटअप आया काकड़ साहब की सूरत में, उसके बाद फिर पीडीएम 2 आ गई शहबाज शरीफ साहब की सूरत में। और तीनों को मुसलसल मुकम्मल तौर पे पुष्टपनाही हासिल है, उनको मुकम्मल हेल्प आउट किया जा रहा है, एकोमोडेट किया जा रहा है, उनकी गलतियां कोताहियां सब माफ की जा रही हैं और उस तरफ देखा ही नहीं जा रहा। और उसका जब ये हमारे सामने कुछ चीजें पड़ी हैं, इमरान खान साहब को हटा के जिनको लाया गया, उनके ये एक सारी की सारी बैलेंस शीट सामने पड़ी है सिर्फ एक शोबे की। और उसके बाद आगे जाके आपको बताएंगे कि एफबीआर में क्या हो रहा है, मुआशी मैदान में क्या हो रहा है। और किसी एक शोबा भी ऐसा नहीं है जिसमें अभी तक किसी एक शोबे में भी, मुआशी मैदान की बात कर रहा हूं, सियासी बहरान तो हमें पता ही है, सियासी बहरान जो हो रहा है वो हमारे सामने है कि अदालतें फैसले कर रही हैं, 9 मई के मुलजमान को रिहा कर रही हैं, जमानतें कर रही हैं, जमानतें दे रही हैं, लेकिन दूसरे ही लम्हे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ना खवातीन का शर्म हया किया जा रहा है, ना बीवी बच्चों का शर्म हया किया जा रहा है, ना बुजुर्गों का ख्याल रखा जा रहा है। सिर्फ इंतकाम इंतकाम और सिर्फ इंतकाम, और अपनी एक अना परस्ती की जा रही है, अना की पूजा की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। खवातीन की जमानतें हुई, उनको दोबारा आलिया हमजा को, सन जावेद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरीके से बाकी दीगर मुल्जमान की जमानतें हुई, उनको 3 MP और 16 MP के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ यह है कि हमारी ईगो हर्ट हो रही है कि क्यों ये हमें चैलेंज करके और हमें हमारे सामने सर नग्यूं किए बगैर ये कैसे घर जा रहे हैं। ये है सिचुएशन। और इस सारी लड़ाई में पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश हो चुका है। और पिछले पूरे 2 सालों में कुछ नहीं हुआ, एक शोबे में भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसकी बुनियाद पर, जिसको ये फख्र से बता सकें आके मीडिया के सामने या किसी सेमिनार में या किसी सिंपोजियम में आके बता सकें कि जनाब ये है हमारी कामयाबी। क्योंकि मेरे सामने कुछ चीजें पड़ी हैं,
اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اعداد و شمار یہ ہمارے نہیں ہیں، سرکاری اعداد و شمار ہیں۔ اس کے ساتھ آگے پھر جو لڑائیاں ہو رہی ہیں کابینہ کے اندر، لڑائیاں، اور وہ بھی 70 سال کے بابے جو ہیں اور اتنے ہوس پرست ہیں اختیار اور اقتدار کے کہ کئی باریاں لے چکے ہیں، لیکن اتنی ہوس ہے کہ ان کو سوائے اپنی ذات کے اور کچھ نہیں ہے کہ میں نے فلاں کمیٹی میں نے بھی جانا ہے، میں جاؤں گا۔ اور اب کابینہ میں مختلف گروپس ہیں۔ ایک گروپ کو کہا جاتا ہے شہباز گروپ، دوسرے کو کہا جاتا ہے نواز گروپ، تیسرے کو کہا جاتا ہے عسکری گروپ۔ عسکری گروپ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عسکری وزیر ہیں، یہ لیگی وزیر ہیں، یہ نوازی وکیل ہیں، یہ شہبازی وکیل ہیں، یہ وزیر ہیں۔ اس طرح سے نام ان کے رکھے ہوئے ہیں، مختلف گروپنگ ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسی وجہ سے پاکستان کا ستیاناش ہو چکا ہے، اور ججز کا جو خط ہے وہ ایک ان کے گلے کا توق بنا ہوا ہے، گلے کا پھندا بنا ہوا ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے یہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ سرکاری رپورٹ ہے جی کہ پاکستان کے تقریباً یہ 10 شعبوں سے متعلق ہے کہ سامنے پڑی ہے 10-12 شعبے، صنعتی شعبے، کسی ایک میں بھی ترقی نہیں کی، کسی ایک میں بھی شرح نمو جو ہے معاشی ترقی، جیسے معاشی ترقی صنعتی شعبے میں ترقی کا انحصار، جب صنعتی شعبے ترقی کریں گے، زراعت ترقی کریں گے، تو مجموعی طور پر ہماری جو اقتصادی ترقی کی شرح نکلتی ہے وہ سامنے آتی ہے۔ لیکن یہاں پہ صنعتی شعبے میں ترقی -0.8% رہی، مائنس پہ رہی، اور معدنیات میں شرح نمو مائنس پہ رہی، -4.1، گیس کے شعبے میں -5.04، اور اس کے بعد ماربل انڈسٹری میں -40% رہی، -40%، یعنی کھپت کم ہو گئی ہے، پیداوار نہیں ہو گئی، کیونکہ آگے کام ہوگا، کوئی ایکٹیویٹی ہوگی تو پھر ہی ہے۔ تعمیراتی شعبے کی شرح نمو میں 17.5%، 17.5%، اور سیمنٹ کی میں 8.7% رہی، کیونکہ پاکستان میں اس کی کھپت بالکل نہیں ہے، البتہ افغانستان سمگل ہو رہا ہے، بڑا بے حساب طریقے سے ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ ہو رہا ہے افغانستان میں، اور ہو سکتا ہے ہمارے ایسٹرن بارڈر کی طرف بھی جا رہا ہو۔ سیمنٹ کے شعبے میں 8.7% منفی، اور فولاد سازی کی شرح میں 2.5% منفی۔ یہ تمام کے تمام شعبے ہیں، ان میں منفی شرح نمو ہے، معاشی ترقی کی رفتار مائنس میں جا رہی ہے پچھلے ایک سال کے اندر۔ اس کے بعد ایک میرے سامنے ایک رپورٹ پڑی ہے جو کہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نکل سکتے ہیں، اور وہ ہے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی رپورٹ ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز نے پاکستان کے معاشی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایک جامع حل بھی پیش کیا ہے، لیکن ان حل کی طرف، ان جتنے بھی سولوشنز پیش کیے جاتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اس لیے کہ یہ مخلص لوگ ہیں، اور مخلص لوگ ان کو ترتیب دیتے ہیں، اور ان کا کوئی لینا دینا ہے نہیں، وہ حکومت میں ہے نہیں، اور وہ ایڈوائز کرتے ہیں، لیکن اس کو پرکھا جاتا ہے کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے۔ اور انہوں نے جو دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ایک 3-4 انہوں نے تجاویز دی ہیں، اور اس میں کہا ہے کہ ملک کی بلند شرح سود میں کمی کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے، سول اور فوجی قیادت دونوں سے مضبوط سیاسی عزم کا مطالبہ کیا ہے۔ اور نسٹ کی جو رپورٹ ہے اس میں ہے کہ پاکستان کی معیشت 5 بڑے مسائل سے دوچار ہے، اور ان میں مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، بڑھتے ہوئے قرض، سست اقتصادی ترقی جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، اور یہ سارے مسائل ہیں۔ اور خاص طور پہ جو انسٹیٹیوٹ نے موجودہ جو پالیسی ریٹ ہے اس میں فوری کمی کی تجویز دی ہے، یعنی کہ 22% وہ کہتے ہیں کہ اگر 1% بھی کم کر دیا جائے تو بھی اربوں روپے کے جو ہے اس سے 1% کی معمولی کمی کے ساتھ وہ کہتے ہیں اربوں روپے کی خاطر خواہ سالانہ بجٹ کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اور اگر اگلے 2 سالوں کے لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ کو مستحکم کرنے کے لیے اور انفراسٹرکچر نئے منصوبے شروع کرنے سے پہلے گریز کرنے کی تجویز بھی پیش کی ہے، تاکہ پہلے اپنی چادر کے مطابق جو ہے وہ پاؤں پھیلایا جائے۔ اس میں پاکستان اسٹیل ملز، PIA جیسے سرکاری اداروں کی فوری نجکاری کرنے کی سفارش کی گئی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرامز، سماجی بہبود کے پروگراموں میں اصلاحات کی تجویز کی گئی ہے کہ اس کو ذرا ریفارم کیا جائے، اور اس کے علاوہ نسٹ نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مالی ذمہ داریاں بانٹنے،
रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ाने और सेल्स टैक्स में टैक्स को हमवार करने के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को नाफिज करने की अहमियत पर जोर दिया है। अब इस पे जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कायम किया जा रहा है, इसके आगे जाके मैं आपको बताता हूँ इसका हशर क्या करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जी खास तौर पे जो इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खजाना, मनसूबाबंदी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और तवानाई, कॉमर्स, सनत में आला तालीम याफ्ता पेशावर अफराद की तकर्री की तजवीज़ पेश की गई है। यानी प्रोफेशनल्स को लेके आया जाए जो कि महारत रखते हों और सियासी वाबस्तगियों के बालातर होके वो खालिसतन जो है वो कौमी मफाद में बात करें और काम करें और पाकिस्तान की मईशत को आगे लेके जाएं। तो ये तो आ रही हैं, तजावीज़ भी आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन इनके साथ हो क्या रहा है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है एफबीआर की, ये एफबीआर की अपनी रिपोर्ट है, हमारी नहीं है, उसमें बहुत दिलचस्प है जी। और वजारत खजाना ने ये जारी की है रिपोर्ट, और उसमें मुआशी तरक्की की पॉलिसी है जुलाई से फरवरी तक ये है जी रिपोर्ट है। और मुआशी तरक्की से मुतालिक तो पहली तिमाही में ये 2.5% रही। ये बात ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब 6.2% पे छोड़ के गए थे, और ये माइनस 0.2 से ये यहाँ तक आई है, ये 2.5%। लेकिन पहली तिमाही में 2.5% रही। दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये 2.5% रही, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये कम होकर सिर्फ 1% पे आ गई। और जुलाई तक जनवरी बजट खसारा 37.9% उसमें इजाफा हुआ। बजट खसारे में बजट खसारा 2,720 रुपए तक जा पहुंचा। ये निगरान हुकूमत की बात हो रही है, और जो बदतर हालत छोड़ के गए थे PDM 1 वाले, और उसको ही आगे बढ़ाया उन्होंने। ये केयर टेकर सेटअप की बात हो रही है जी, क्योंकि उन्होंने छोड़ा था अगस्त में, ये जुलाई से आ रही है रिपोर्ट, और उनके भी 2 महीने शामिल हैं इस रिपोर्ट में। और जुलाई तक जनवरी बजट खसारा 37.9% रहा, और नॉन टैक्स आमदन में 104% इजाफा हुआ, और नॉन टैक्स आमदन 2,140 अरब रुपए तक गई। और इसके साथ साथ अब जो अगली रिपोर्ट में आपके सामने पेश कर रहा हूं वो ये है कि जुलाई तक फरवरी ओवरसीज पाकिस्तानियों की तस्वीरात ज़र 1.2% कम ही हुई है, और जुलाई से फरवरी तक 18.1 अरब डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजा है। अब फेडरल बोर्ड रेवेन्यू क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि 2024 में टैक्स हदफ हासिल करने में मुश्किलात का सामना है, और एफबीआर को माहाना बुनियादों पर 44 बिलियन 44 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है, और 29 मार्च तक 835 अरब टैक्स जमा किया। और IMF ने मार्च में एफबीआर को 879 अरब रुपए टैक्स जमा करने का टारगेट दिया था, यानी 44 अरब रुपया 44 अरब रुपया कम किया गया है, जमा हुआ है एफबीआर से, और वो अपना हदफ हासिल नहीं कर सका। अब एफबीआर का जो मौजूदा माली साल के पहले 9 महीने हैं उसमें टैक्स हदफ था 6,707, और जमा हुआ है 6,666। उसमें भी शॉर्टफॉल आ रहा है, और ये मसाइल आ रहे हैं। दूसरी जानिब अंजुमन ताजरान, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने जो ये पॉइंट ऑफ सेल पे जो सिस्टम लगाया गया है उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पर ताजर जो है वो तिजारत नहीं कर सकते, और ये मामला इस तरह से नहीं बढ़ सका। डिवाइस लगाने पर मज़ाहमत की गई तो एहतजाज करेंगे, और इसके जरिए करप्शन की जाएगी। ये आल पाकिस्तान ताजर्स एसोसिएशन का कहना है, और वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये सारी सूरत हाल मैंने आपको बता दी, तो हो क्या रहा है इस वक्त? हो ये रहा है कि हुकूमत के अंदर मैंने आपको बताया कि कोई अस्करी वजीर है, तो कोई नवाज ग्रुप है, कोई शहबाज ग्रुप है। तो पहले इक़्तिसादी राब्ता कमेटी पे लड़ाई झगड़ा हुआ, वजीर खजाना साहब को वहां पे नहीं शामिल किया गया था, वजीर खजाना की सदारत दी गई, क्योंकि जनरल साहब की तरफ से आया कि ये काम करना है, तो लिहाजा उन्होंने करवाया फिर। और
वजीर खजाना को उसका सरबराह बनाया, शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया और उसमें से डार साहब को भी निकाला गया। अब एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट फोरम होता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वहां पे जो लड़ाई चल रही है उसमें यह हुआ है कि उनको निकाल दिया गया है वजीर खजाना को। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि सीसीआई में वजीर खजाना नहीं है, बल्कि उस पर वजीर खारजा को डाल दिया गया है, यानी कि डार साहब को। तो खानदानी सियासत हो रही है, मौरूसी सियासत जिसको कहते हैं, वो हो रही है। और इसी तरीके से अस्करी वज़रा में वहां पे नाम लिख रखा हुआ है इन्होंने अस्करी वजीरों का, और उसमें नकवी साहब भी शामिल हैं। वो कहते हैं वो भी उधर से आए हैं, पिंडी से आए हैं, और इसी तरीके से वजीर खजाना भी पिंडी से आए हैं। ये हमारे नहीं है, ये एलियंस हैं। लिहाजा उनको काबू करने के लिए सेक्टरीज फिर ये शरीफ फैमिली अपने लगा रही है, और सेक्टरी दाखिला जो नकवी साहब लगाना चाहते थे वो नहीं आए, आईजी पंजाब, उनकी जगह पे सेक्टरी दाखिला को सेक्टरी तिजारत को लगा दिया गया है सेक्टरी दाखिला, और ताकि वो बरह रास्त शहबाज शरीफ साहब खुद अपने कंट्रोल में रखें। और मुश्तरका मफादात कौंसिल में भी यही हुआ है और की गई है तंजीम नौ। तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें वजीर खजाना नहीं है, वजीर दिफा और वजीर खारजा हैं, लेकिन वजीर खजाना नहीं है। डार साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, यानी वही बात है, अमीर मुकाम साहब हैं कि सिर्फ खानदानी सियासत जो है और खानदानी मफादात को रखना है, अदरवाइज ये काम नहीं करना। तो ये सब कुछ हो रहा है जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।